Hello students, this is Manish Parikh in front of you. In this class, we are going to discuss a new chapter which is electrochemistry. In previous classes, we have discussed about the chapter solution and we are going to start a new chapter that is electrochemistry. This is a very introductory class for electrochemistry. So we start with the definition. एक्चुअली इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ उस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो देखिए नाम, पहले इसके नाम से समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिंपली इस चैप्टर के अंदर हम ना एनर्जी चेंज पढ़ेंगे, एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है। कौन सी एनर्जी को, दो टाइप की एनर्जी की हम इसमें बात करेंगे बेसिकली। कौन सी, ये इलेक्ट्रो वर्ड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस केमिस्ट्री represents the chemical energy। तो इस चैप्टर में हम क्या कन्वर्जन पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी चेंज। अब ये चेंज अपने आप तो होगा नहीं, कुछ तो कुछ सिस्टम होगा, कुछ अपरेटस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे ये एनर्जी चेंज होगी। तो वो क्या चेंज होता है, बेसिकली हम दो टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या करेगा ये, यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे देखो दो चीजें होंगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो कैसे काम करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले आपको हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो, उसके बाद कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल एनर्जी रिलीज हुई। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, पहले कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहां क्या हो रहा है, पहले केमिकल रिएक्शन हो रही है, फिर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल के अंदर। और इसके अंदर हम बहुत सारी आगे चल के बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, कि बैटरीज कैसे काम करती है, क्या कुछ होता है उनके अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें समझने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी, वो हम डिस्कस करते हैं आज। क्योंकि इन दोनों सेल्स में हमें एक बड़ी चीज जो है वो काम आने वाली है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो वैसे तो आपने 11th में पढ़ी होंगी रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो आज जो हम बेसिक बात कर रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो उसमें क्या है, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या होती है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन पता होगा आपको, सिंपली अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। क्या होता है यहां पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ, एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। एक ही रिएक्शन में, उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, उसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, इसको समझ लेते हैं। यहां हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, यहां हम लिखते हैं रिडक्शन। तो स्टार्ट वही 9th 10th वाला। सबसे पहले क्या होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड क्या पढ़ा हुआ है आपने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन हमें पता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इससे हम एक और बात भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन जनरली
इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कई बार वो हाइड्राइड की फॉर्म में भी होता है, वो अलग केसेस हैं। जनरली हम इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मानते हैं। तो एक और बात भी क्या कह सकते हैं, क्या कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताएं तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, और वो कब होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 कितना भी हो सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जिसमें इंक्रीज होता है, वो सारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। अब यहाँ रिडक्शन की बात करें तो सारा क्या हो जाएगा, लोग इसका एंटी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और क्या हो जाएगा, अब वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या था, रिडक्शन था और ऑक्सीडेशन था। अब किसी भी रिएक्शन में ये एक साथ होने लग जाएं तो वहां पे उसको क्या कहेंगे, हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। बेसिक एग्जांपल हमें पता ही है, जो हम गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शन लिखते हैं वो देखो कंसीडर करते हैं अपने। जैसे जनरली हम ये बात करते हैं कि Zn + Cu + 2 चेंज टू Zn + 2 + Cu। तो ऑक्सीडेशन नंबर होप कर रहा हूँ, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना निकालना आता होगा। नहीं आता तो 11th का जब मैं सिलेबस शुरुआत करूँगा तो उसमें बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पे कितना है, जो किसी भी आयन का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +2। यहाँ पे कितना है, +2। और Cu का कितना है, 0। तो देखो क्या हो रहा है, Zn 0 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu +2 से किधर जा रहा है, 0 पे जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये काम आएगा, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो ये काफ़ी चीज़ें काम आएंगी हमारे पास। तो पहला जो हमारा टर्म्स था वो ये समझना था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो सिंपली हमने बात की कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये होता है। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे। देखो क्या होती है वो। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स लिखते हैं जो हमारे काम आने वाली हैं। पहले मैं बात करता हूं आपको कंडक्टर्स की, कि हमें पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सिंपल बात है, कंडक्टर हमें पता है ऐसे सब्सटेंसेस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को, अपने अंदर से क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब कंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स और सेकंड होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या डिफरेंस है मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में। जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जनरली जो मोल्टन स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कारण क्या होता है, करंट फ्लो होने का कारण क्या होता है, यहाँ पे होता है करंट फ्लो ड्यू टू आयंस। यहाँ पे जैसे ही मोल्टन स्टेट में आते हैं ये सब्सटेंसेस, ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो या फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे, सॉल्यूशन बनाने पे ये क्या आ जाते हैं, आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है आयंस की वजह से। और क्या बात कर सकते हैं हम, जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होता, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे।
नो केमिकल चेंजेस अकर्स। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, वो जब फ्लो होती है तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंज आता है, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज, यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आएगा और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम बात करें इसके अंदर, तो ये क्या होता है, इस मेटलिक कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं हम, तो किसी भी प्रकार का कोई मैटर फ्लो नहीं होता, यहाँ मैटर फ्लो नहीं होता यहाँ। और यहाँ पे क्या करेंगे, मैटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे फ्लो करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, मैटर फ्लो करेगा। जैसे आप पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कि एक इलेक्ट्रोड पे तो हमारा कैथोड पे कुछ सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है, कहीं से कोई लिबरेट हो रहा है, तो वहाँ पे मैटर फ्लो करते हैं। तो ये जनरली बेसिक कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ पे अगर मेटलिक कंडक्टर्स की बात करें तो सारे मेटल्स जो हो गया हमारे पास, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये मेटल्स हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो डिजोल्व हो सकते हैं, जैसे एसिड होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, बेस होते हैं, जो सोल्ट होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनका सॉल्यूशन क्या करेगा, ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा। तो ये हमारे क्या थे, कंडक्टर्स थे, मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइट्स। इस चैप्टर के अंदर हमने इस पे फोकस करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स पे फोकस करना है। ये हमारा इस चैप्टर के अंदर ज्यादा काम का नहीं है, हमारे ये काम का है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसको अगर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का भी क्लासिफिकेशन होता है भाई। इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कुछ होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे तो ये 11th क्लास में आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट वाला। इलेक्ट्रोलाइट्स सिंपली पता चल गया, जो करंट फ्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग और वीक। अब ये क्या होता है भाई, वीक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जिनको जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, जैसे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करोगे, तो वो 100% आयनाइज हो जाए, यानी कि वो सारे के सारे डिसोसिएट होके आयनिक फॉर्म में आ जाए, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है, ये वाटर लिया मैंने, इसके अंदर NaCl डिसॉल्व किया, तो जितना मैं NaCl डिसॉल्व करूंगा सारा का सारा किस फॉर्म में आ जाएगा, आयनिक फॉर्म में, Na+Cl-, Na+Cl-, ये पूरा का पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको रिएक्शन से समझे, NaCl यहाँ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ और Cl- में। तो देखो मान लीजिए मैंने इसके फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल लिए, तो जैसे ही मैं ये 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व करूंगा तो सोडियम भी हमें कितना मिलेगा, 10 मॉलिक्यूल, और क्लोरीन भी कितना मिलेगा, 10 मॉलिक्यूल, यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में पता है स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएंगे, है ना, सॉल्ट्स आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं इसमें क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, NaOH हो गया, सोल्ट हो गए हमारे NaCl हो गया, है ना, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सोल्ट हैं दोनों। तो जो अच्छे से डिसॉल्व है, 100% डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इधर आओ वीक वाला, कमजोर वालों की तरफ। ये कमजोर क्या है भाई, जिनका 100% आयनाइजेशन नहीं होता, 100% आयनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, 100% आयनाइजेशन नहीं होता। जैसे वीक एसिड, वीक बेस, या वीक एसिड वीक बेस से मिलने से जो वीक सॉल्ट बनेगा वो, जैसे मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, ये एसिटिक एसिड है, इसको मैं जैसे ही डिसॉल्व करूंगा वाटर के अंदर, ये टूटेगा, आयनाइज होगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए थे 10 मॉलिक्यूल, तो ये स्ट्रॉन्ग के अंदर तो क्या था, जितने आपने मॉलिक्यूल लिए वो सारे डिसोसिएट होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है 10 मॉलिक्यूल हो तो हमें 2 मॉलिक्यूल ही मिले, इनके 8 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अनडिसोसिएट रह जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे फर्क देखना, जब मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिया था तो मैंने ऐसे लिखा था NaCl,
Na+Cl-। जो एरो की डायरेक्शन थी वो यूनी डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल है, फर्क होता है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हमेशा रिवर्सिबल एरो से और इसको इरिवर्सिबल से शो करते हैं, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब आप डिसोल्व करोगे कोई चांस ही नहीं है इक्विलिब्रियम आने का, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। होप सो कि आपने 11th में इक्विलिब्रियम वाला पढ़ रखा होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक एसिड एक तो हमारा यही हो गया एसिटिक एसिड, है ना, और कार्बोनिक एसिड H2CO3, और हाइड्रोजन साइनाइड ये वीक एसिड है। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सारे के सारे, और वीक सॉल्ट्स भी होते हैं जो वीक एसिड और वीक बेस के मिलने से बनते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। तो ये जस्ट हमने इंट्रोडक्शन की बात की। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ और टर्म्स जैसे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन सब की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।